फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। एक बार मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरबीआई के बारे में जानेंगे। आपके मन में बहुत सवाल आते होंगे कि आखिर आरबीआई है क्या, और हमारे तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। तो इसके बारे में ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई क्या है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हमने क्वेश्चन ये रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक और इसके कार्य, यानी कि ये क्या है, इसकी परिभाषा समझेंगे हम, इसके महत्व को समझेंगे और इसके कार्यों को समझेंगे। तो इस वीडियो में मैं बस भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में ही बात करूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो भारतीय हमारा रिजर्व बैंक है उसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। ये सेंट्रल बैंक है और ये बिल्कुल मतलब सरकार का बैंक है एक तरीके से। तो इसकी मैंने कुछ परिभाषाएं लिखी हैं, वो देखनी। केंद्रीय बैंक वह सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है, यानी कि ये सबसे सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है। जो भी बैंक बैलेंस बैंकों से जो बैंक बैलेंस केंद्र में जाता है वो आरबीआई के पास दर्ज होता है। जितने भी बैंकों के जो खाते होते हैं वो आरबीआई में दर्ज हो जाते हैं, यानी कि आरबीआई के पास सारा खाता मौजूद रहता है। पूरे सरकार का खाता है ये, मतलब आरबीआई में। यानी आम लोगों का खाता आरबीआई में नहीं होता। आम लोगों का खाता तो हमारा जो खाता होता है हमारे आसपास के बैंकों में होता है। आप जानते हैं वो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। लेकिन हम अगर आरबीआई में खाता खुलवाना चाहते हैं तो वो नहीं खुल सकता, क्योंकि आरबीआई में खाता नहीं खुलता। लेकिन वो मतलब सबसे बड़ा बैंक है और वहाँ पे सबसे मतलब ज़्यादा उसके पास पैसा होता है, सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं उसके पास, क्योंकि सभी बैंकों का वो बैंक है। जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके चाहे कितने ही बेटे हों, 4 5 6 कितनी भी हो, चाहे वो सब चारों चारों के पास चारों ही मतलब कोई बजट का लेन देन करते हो, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा बाप है वो उनका मतलब बुजुर्ग है। सब उनके पास ही तो उनके हाथ में होता है सब कुछ। वैसे ही आरबीआई के हाथ में सब कुछ है। उसी की प्रणाली द्वारा ये सारे बैंक काम करते हैं। तो जो राष्ट्र की मौद्रिक प्रणाली और नीति की देखरेख तथा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। जितने भी हमारी भारत में जितने भी जीडीपी लेवल को अगर वो करना है या फिर बेरोजगारी की दर को देखना है, ये सारे आरबीआई आरबीआई की कार्य होते हैं। हम अभी देखेंगे आरबीआई की कार्य क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। ये हमारा सेंट्रल बैंक है, आप जानते हैं। एक हर देश का एक अलग बैंक होता है आरबीआई। मतलब आरबीआई भारत का है तो ऐसे ही अलग अलग देशों के अलग अलग बैंकों की। और पूरे विश्व का भी एक बैंक है जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक। तो जो विश्व बैंक है वो पूरे दुनिया के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जो ये आरबीआई है वो केवल भारत के लिए जिम्मेदार होगा। ये किसी दूसरे देश के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ये दूसरे देशों से लेन देन कर सकता है, लेन देन करता भी है, लेकिन ये भारत के लिए जिम्मेदार है। अब इसकी स्थापना की आपको डेट याद रखनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आपका बनता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखना, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना गई थी। और ये भी याद रखना है, जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आपके मन में सवाल आएगा, राष्ट्रीयकरण क्या होता है? देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इतना प्रचलन में नहीं था। मतलब ये अपनी मनमर्जी चलाता था और जिसको चाहे जिसको पैसे देता था, लोन देता था, लेकिन ये सरकार के इतने मतलब अंडर में नहीं था। तो जब 1949 में, क्योंकि ये पहले ब्रिटिश शासन जब ब्रिटिश शासन था तब इसकी स्थापना हुई थी और उसी के अंडर में था ये सब कुछ। तो जैसे वो ब्रिटिश चले गए तो फिर इनका हमें इसमें बदलाव करना था। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है बदलाव करना। तो उसमें कुछ चेंज किए गए कि अब ये हमारे भारत सरकार के अंडर है और हम जैसा कहेंगे वैसा ये आरबीआई करेगा, और ये भारत सरकार के अंडर में आ गया। और फिर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब आरबीआई का तो पहले हो चुका था, लेकिन जितने कॉमर्शियल बैंक थे उनका इंदिरा गांधी ने कर दिया, क्योंकि वो पहले मतलब जितने अमीर लोग होते थे उनको लोन देते थे, लेकिन गरीब लोगों को बिल्कुल नहीं देते थे। तो अब वो इंदिरा गांधी ने कहा कि लोन देना है तो सभी को देना पड़ेगा, वरना किसी को नहीं। ये बैंकों का बैंक है आरबीआई। आपको पता है बैंकों का बैंक आरबीआई है, अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो। केंद्रीय बैंक मुद्रा का निर्माण करता है एवं इसका सृजन भी करता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि सभी नोट हमारा आरबीआई छापता है, और इसका सृजन मतलब इसे चलन में लाना भी आरबीआई का काम है। इसे छापता भी है और इसे पूरी दुनिया में चलाता भी है आरबीआई।
आपने देखा होगा किसी भी नोट पे गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होता है, उसे ध्यान से देखना। और उस पर क्या लिखा होता है कि मैं इस धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, या 50 रुपये, कोई भी। तो उसी से उसकी पहचान बन जाती है कि हाँ ये नोट पर। अगर ये लिखा ना हो तो वो एक कागज़ का टुकड़ा है, और ना उस पर साइन हो तो ये देख लीजिए बैंकों के क्या कार्य है। सबसे पहले ऊपर के देखिए, सरकार का बैंकर। ये एक तरीके से सरकार का बैंक है। सरकार के जितने भी खाते हैं वो इसी में होते हैं। सरकार, जैसे आप मोदी का खाता लगा लीजिए, वो इसी में है, आरबीआई में। और सरकार के मतलब जितने भी लेन देन है सब आरबीआई करता है। अगर भारत की सुरक्षा नीति के लिए खर्च करना हो तो आरबीआई करेगा, विदेश नीति के लिए खर्च करना हो तो आरबीआई करेगा, या फिर किसी भी चीज़ के लिए खर्च करना हो, भारत से अगर कोई नेता बाहर जाता है तो उसके लिए आरबीआई पैसे देता है, और आरबीआई उसका जिम्मा उठाता है किसी भी चीज़ का। तो आरबीआई हमारा बैंक, सरकार का बैंकर है, और ये सरकार के लिए ही काम करता है, और सरकार की जैसे आदेश होते हैं सरकार के, वैसे ही ये काम करता है। नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन मतलब उसने प्रचलन में लाना, सभी बैंकों को पैसे देना, और ज़रूरत करने पर सभी को लोन देना, ये सब इसी के कार्य हैं आरबीआई के। बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बैंक है, इसलिए इसका ये भी फर्ज बनता है कि सभी बैंकों का ख्याल रखिए। अगर किसी बैंक के पास पैसे नहीं होते तो ये उसे पैसे देता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी ये करता है। अगर हम किसी दूसरे लेन देन करना है, हमें यहाँ से पैसे, मतलब अब मान लीजिए हमने रूस से तेल मंगाया, तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय बैंक उस बैंक को पैसे देता है, और वो उसी देश की मुद्रा में देता है। और अगर हमें कोई देश पैसा देता है तो हमें भी हमारी देश की मुद्रा में ही पैसे देता है। साख नियंत्रण। साख नियंत्रण मतलब ये जो हमारी मुद्रा है, मुद्रास्फीति है, उस पर ये नियंत्रण रखता है, उसे बढ़ने से रोकता है। साख का मतलब मुद्रा होता है। वित्तीय लेन देन। वित्तीय लेन देन ये करता है, अगर हमारे पास भी पैसे कम पड़ जाएं तो ये विश्व बैंक से मांग लेता है, विश्व बैंक से ये ले लेता है, और वो भी लोन पे लेता है। जैसे हम किसी बैंक से लोन पे लेता है, वैसे ही आरबीआई भी किसी बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही आरबीआई भी बैंकों से लोन लेता है, और हमारे जितने छोटे बैंक है वो भी आरबीआई से लोन लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि जनता छोटे बैंकों में जाएगी, छोटे बैंक आरबीआई बड़े बैंकों में जाएंगे, और बड़ा बैंक फिर विश्व बैंक में जाएगा, और फिर विश्व बैंक पूरी दुनिया से लेता है वो तो। अब देखिए, जो ये टॉपिक मैंने लिखे थे उन्हें मैं एक एक डिटेल करके समझाता हूँ आपको। नोटों का निर्गमन। देखिए, नोटों का निर्गमन क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का देश में करेंसी या नोट छापने, जारी करने तथा इनके प्रचलन में लाने का एकाधिकार है। भारत नोट का कार्य ये है कि बैंक का देश में करेंसी या नोट छापने का अधिकार है। यदि एक करेंसी और ये नोट छापता है, सिक्के भी यही छापता है, और इन्हें जारी करने का भी इसे ही अधिकार है, और इनका प्रचलन लाने में भी इसका ही अधिकार है। इसके अलावा ये काम कोई नहीं करता। 1 रुपए के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उससे पहले ये सब काम किसका था? तो आप जानते हैं उसके पहले राजाओं का शासन हुआ करता था हमारे भारत में, यानी कि पूरे विश्व में राजाओं का शासन हुआ करता था। उसके बाद से तो ये सरकार वगैरह सब कुछ आई है। हमारे जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, वह तब से पूरे विश्व में यही सरकार फैली है, वरना पहले राजाओं का शासन हुआ करता था। जब ये अंग्रेज हमारे भारत से गए तब भी हमारे राजाओं का शासन था। तो पहले जो लेन देन जो भी करते थे वो सब राजाओं के हाथ में होता था, वो सोना चांदी कुछ भी दें वो सब राजाओं के हाथ में होता था। तो आप ये शंका भी आपकी मिट गई होंगी। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रणाली न्यूनतम मुद्रा कोष। सिर्फ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो वो वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्री। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है, तो वो वित्त मंत्रालय करता है। और वित्त मंत्रालय का जो सबसे मुख्यमंत्री होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री वो वित्त मंत्री होता है, यानी कि मतलब सबसे जो मैन मंत्री होता है उसका वो वित्त मंत्री होता है। और आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय का वित्त मंत्री कौन है। अब सरकार का बैंकर।
सेकंड पॉइंट है सरकार का बैंकर है ये। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों की बैंकर एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत सरकार के अंडर में कार्य करता है, ये मैंने आपको पहले बताया। ये राज्यों का बैंकर भी है, मतलब पूरे राज्यों के जो लेन देन होते हैं वो भी इसी में होते हैं। मतलब राज्यों को कितना खर्चा देना है ये सब आरबीआई तय करेगा, मतलब सरकार तय करेगी लेकिन आरबीआई उन्हें देगा। और एजेंट के रूप में भी एक काम करता है इस तरीके से, सलाहकार भी है ये सब कार्य इसके हैं। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है, उनके बीच की कड़ी को भी कम करता है। जैसे मतलब अगर भारत सरकार को राज्यों को पैसे देना है तो वो ये आरबीआई देगा। यह भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है और इसके द्वारा ही जो हमारे न्यायालय हैं उसको पैसे दिया जाते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट, बैंकों का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए भी वही कार्य करता है जैसा कि अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। ये जैसे जो निचले स्तर के जो बैंक है वह जनता के लिए काम करते हैं, वैसे ही आरबीआई उन बैंकों के लिए काम करता है जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। मान लीजिए आप किसी बैंक में गए, उसे आपको लोन लेना है, 5 लाख का लोन लेना है। अगर उस बैंक के पास इतने पैसे नहीं है, वो कहता है कि मेरे पास 3 लाख का अमाउंट है, मैं अभी बात करता हूँ, मुझे ऊपर से पैसे लेने हैं, तो वो सीधे या तो फिर दूसरे बैंकों से संपर्क करेगा। अगर उनके पास नहीं मिले तो सीधे आरबीआई से संपर्क करेगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो आरबीआई उन्हें पैसे तो देगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि वो फ्री में देगा, ऐसा नहीं है। वो उन पर ब्याज लगाएगा। ब्याज में मतलब जैसे आप किसी इंटरेस्ट पर पैसे लेते हैं, वैसे ही आरबीआई भी इंटरेस्ट पर पैसे देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रेपो रेट के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वो बार बार रिपीट है कि रेपो रेट क्या होता है। आरबीआई देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है और उनकी जमाएं स्वीकार करता है। उनसे पैसे भी लेता है और उनकी जमाएं भी लेता है, पैसे उन्हें देता है उधार। और जब उन बैंकों के पास पैसे आ जाते हैं तो वो वापस आरबीआई को वापस कर देते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी आरबीआई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई विश्व के सभी बैंकों से लेन देन कर सकता है। तो आप पूछेंगे कि केवल आरबीआई ये कर सकता है या फिर और भी हमारे भारत के बैंक है वो कर सकते हैं? और बैंक नहीं कर सकते। और बैंक को और बैंक सिर्फ आरबीआई से संपर्क उनका भारत के अलावा और किसी बैंकों से उनका संपर्क नहीं है। बस आरबीआई का संपर्क पूरे वर्ल्ड में है, मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी से भी लेन देन कर सकता है वो। मान लीजिए अमेरिका के बैंक से लेन देन करना है उसे, तो वो सीधे अमेरिका के बैंक से संपर्क करेगा। वहाँ की मतलब पहले सरकारें संपर्क करेंगे फिर वो बैंक संपर्क करेंगे। तो ऐसे ही अगर अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लेना है, जो विश्व बैंक है उससे लेना है, तो भी वो ऐसे ही संपर्क करेंगे। यहाँ तक कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी ये लेन देन करता है। ये दो जो बड़ी संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, इनसे भी ये पैसे लेता है और देता भी है। साख नियंत्रण। जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है तो उसे नियंत्रण करना आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। मुद्रास्फीति क्या होता है देख लीजिए, एक तरह से बेरोजगारी होती है। जब मुद्रा की रेट घट जाती है तो उसे नियंत्रण करना आरबीआई का काम है। जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब 10 साल तक करीब वो रहे, 2004 से 2014 तक। तब हमारे देश में इतनी बेरोजगारी थी, लेकिन जानते हैं कि जो मनमोहन सिंह थे वो बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे। तो उन्होंने आरबीआई को आदेश दे दिया था कि ये तुम्हें ये काम करना है, और उन्होंने मतलब बेरोजगारी को उन्होंने कम कर दिया था। तो ये सब आरबीआई का काम होता है। और लेकिन आरबीआई जब भी करते हैं जब सरकार का आदेश हो। वित्तीय लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के अलावा केंद्रीय बैंक भारतीय वाणिज्यिक बैंकों से भी लेन देन करता है। इसे रेपो दर भी कहा जाता है। रेपो रेट क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ही ये देता है तभी रेपो रेट कहलाती है, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय बैंक भारतीय बैंक को देता है तभी रेपो रेट होती है? हाँ, तब भी ये रेपो रेट होगी, लेकिन उस लेवल पे अलग होगी। तो हम केवल अभी भारत की बात कर रहे हैं, तो इस पर रेपो रेट की डेफिनेशन देख लीजिए आप। भारतीय रिजर्व बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। इस लोन पर लगने वाला ब्याज रेपो रेट कहलाता है।
देख ली आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंकों को लोन दिया, तो कॉमर्शियल बैंक उसके बदले में उसे लोन के बदले में उसे ब्याज भी देंगे। और फिर अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ऐसा ब्याज लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आर 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 रिवर्स रेपो रेट, आर आर कहते हैं उसे, रिवर्स रेपो रेट। तो ये आप समझे, ये यहाँ पे समझिए, जब बैंक किसी बैंक को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगाता है, तो वो इंटरेस्ट क्या होती है, वो मनी होती है। तो ये फ्लो चलता रहता है इन बैंकों के पास। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को देगा, वाणिज्यिक जनता को देगी, और जनता फिर वापस बैंक में देगी। तो सारा पैसा आएगा कहाँ, बैंक में, और बैंक से जाएगा कहाँ, जनता के पास, और जनता वापस उसे बैंक में भेजेगी। तो ये सारा फ्लो चलता रहता है। तो ये आरबीआई के बारे में कुछ बातें थी। अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट और बातें बता रहा हूँ कि आरबीआई ना, जो हमारा भारत, पूछेंगे कि क्या, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भारत में नोटबंदी करना हो तो क्या सरकार सीधा फैसला लेती है या फिर अब आरबीआई से पहले पूछताछ करती है। तो इसका आंसर है कि जब भी सरकार को ऐसा कोई कदम उठाना पड़ता है तो उसे आरबीआई की सलाह लेनी पड़ती है, क्योंकि आरबीआई एकदम से तो वो नोट बंद करना वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो उसे पहले सरकार को आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ती है, तब वो नोटबंदी करती है। जब 2016 में की बात है, जब नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया था तो उनने भी आरबीआई से परमिशन ली थी, तब इसके बाद कार्य, क्योंकि नए नोट छापने हैं और इतनी जल्दी ये काम होगा नहीं। तो आरबीआई से अगर परमिशन ही नहीं लेंगे इस बात की, तो आरबीआई कैसे नोट छापेगा। तो ये आप ध्यान में रखना, ये पूछा भी जा सकता है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।